नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम उत्तराखंड का महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में धाकड़ धामी की धमक लगातार जारी है। आपको बता दें कि बीती शाम को हुई कैबिनेट की बैठक में 23 प्रस्ताव आए, जिनमें से सभी प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। आगामी 14 जून से देहरादून में बजट सत्र आयोजित होना है, जिसको मंजूरी मिल चुकी है। सत्र 14 से 20 जून तक आयोजित होगा। कैबिनेट बैठक में 63,000 करोड़ के बजट प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। लंबे समय से आंदोलन कर रहे कोविड-19 के समय लगे 2200 संविदा कर्मियों को फिर से सेवा में लेने के लिए कमेटी बनाई गई है। साथ ही सैनिक कल्याण विभाग में गैलेंट्री अवार्ड विजेताओं की पुरस्कार राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी गई है। उत्तराखंड बोर्ड में सीबीएसई का पैटर्न लागू करने और मार्किंग पैटर्न भी अब सीबीएसई की तर्ज पर किए जाने पर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा छात्रों को आरटीई के तहत मिलने वाला अनुदान 1300 से बढ़ाकर 1600 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा अन्य प्रमुख फैसलों में कैंपा की ऑडिट रिपोर्ट को भी कैबिनेट के पटल में रखा गया। हरिद्वार में पंचायत चुनाव करने के प्रस्ताव पर मुहर लगाने और सिंगल सिस्टम के तहत एसडीएम को पावर दी गई है। साथ ही होमगार्ड को भी अब डीए दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस का कहना है कि कैबिनेट की बैठक में एक भी फैसला स्पष्ट नहीं लिया गया। बीजेपी को अपने लिए गए फैसलों पर सरकार को काम भी करना चाहिए, सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए फैसले नहीं होने चाहिए। कांग्रेस का ये कहना है कि सरकार प्रदेश की जनता को भ्रमित कर रही है। वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि जब जब सरकार कोई निर्णय लेती है तो कांग्रेस के नेता विरोध करते ही हैं, यानी कि कांग्रेस को विरोध करने की आदत पड़ चुकी है। देखिए, सरकार ने जो कैबिनेट के फैसले लिए हैं वो आधे अधूरे फैसले हैं। किसी में भी कोई स्पष्ट फैसला सरकार कैबिनेट ने नहीं किया है और ऐसे फैसले तो ये कई बार ले चुके हैं। आप कह रहे हैं कि साहब सीबीएसई पैटर्न लागू करेंगे। विगत 5 वर्षों में यही कहते रहे तत्कालीन शिक्षा मंत्री कि हम सीबीएसई पैटर्न लागू कर रहे हैं, सीबीएसई पैटर्न लागू कर रहे हैं, यही काम कहते रहे, उसमें कुछ नहीं हुआ। होमगार्ड के वेतन बढ़ाने की बात है, भत्ते बढ़ाने की बात है, ये 3 बार जियो हो चुका है, फिर आज कह रहे हैं। लेकिन जो काम कैबिनेट फैसला ले तो कम से कम उन फैसलों को पूरा करना चाहिए। आधे अधूरे फैसले लेकर जनता का ध्यान बांट रही है सरकार और जनता को बरगला रही है और राज्य के हित में कोई फैसला नहीं ले रहे। अगर आप अच्छे फैसले लेंगे तो निश्चित रूप से आपका नाम होगा। अगर आप फैसले ही नहीं लेंगे, आधे अधूरे फैसले लेंगे, आप वही लूटना चाहते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा कतई आपको नहीं मिलना है। आप कितनी कोशिश कैबिनेट का तो तरीका ये होता है कि आप फैसले लें और तत्काल उन फैसलों का इम्प्लीमेंटेशन करें, लेकिन सरकार आधे अधूरे फैसले लेकर जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। जब जब भारतीय जनता पार्टी में कोई मजबूत डिसीजन होता है, कांग्रेस के नेता रोना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं ये तो पहले हो गया था, पहले भी हमने ही तो किया था। अरे हमने तो उत्तराखंड बोर्ड को सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पे खड़ा किया है और आज उसके अंदर एक कदम और आगे बढ़ते हुए जो पैटर्न है सीबीएसई बोर्ड का, उस पैटर्न को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उस पैटर्न को लागू किया जा रहा है कि जो मार्किंग होगी वो भी उसी हिसाब से होगी। तो मुझे लगता है कि इसके लिए तो उन्हें खुश होना चाहिए कि हम रोज़ एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को क्योंकि हमारा विरोध करने की आदत पड़ गई है, तो कुछ भी अच्छा काम होती है केवल और केवल कांग्रेस के नेता विरोध करते हैं। मुझे लगता है अब इनके विरोध को जिस तरह से चंपावत की जनता ने नकारा है, आगे भी इसी तरह की लाइन पे वो चल रहे हैं आगे भी। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि उत्तराखंड की कैबिनेट की बैठक में कौन से 23 प्रस्ताव लाए गए थे जिन पर मुहर लग चुकी है। तो उत्तराखंड कैबिनेट के बड़े फैसले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग की ग्रामीण निर्माण विभाग ड्राइंग अधिष्ठान सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी मिल गई है। माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम की 2009 की धारा 12, जिसमें प्रति व्यक्ति बालक की प्रतिपूर्ति की जाती है, उसकी दर जो है वो निर्धारित किए जाने का अनुमोदन कर दिया गया है। तीसरे फैसले के बारे में भी बात कर लेते हैं तो विद्यालय शिक्षा परिषद के संशोधन विनियम के अध्याय 13-14 में आंशिक संशोधन पर अनुमति प्रदान की गई, जिसमें हाई स्कूल एवं इंटर के परिषदीय में परीक्षा के मूल्यांकन में सीबीएसई की भांति आंतरिक मूल्यांकन करने और अंक व्यवस्था को अपनाए जाने पर निर्णय लिया गया है। चौथे फैसले की बात कर लेते हैं तो आपको जानकारी दे दें कि चौथा फैसले के
हिसाब से सितारगंज चीनी मिल को आउटसोर्स के माध्यम से आगे भी संचालित किए जाने और पीपीपी मोड में दिए जाने की कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड कैबिनेट के अहम फैसले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 5वें फैसले के हिसाब से निदेशालय लेखा परीक्षा के अंतर्गत अधीनस्थ लेखा परीक्षा सेवा संवर्ग संविलियन सेवा नियमावली की अनुमति प्रदान की गई है। 6वां फैसला रेशम विभाग के वर्ग क और ख के अधिकारियों के सेवा नियमावली पर संशोधन की अनुमति प्रदान कर दी गई है। 7वां फैसला उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के 20वें वार्षिक प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखे जाने की अनुमति दी गई है। 8वें फैसले की ओर रुख कर लेते हैं तो यहां 8वां फैसला ये लिया गया है कि सिंचाई विभाग की मैट सेवा नियमावली को भी मंजूरी दे दी गई है। 9वें फैसले के हिसाब से सीधे भर्ती के कांस्टेबल और नवीन पद नाम एएसआई की उनकी नियुक्ति की तिथि से सेवा आगणित करते हुए एसीपी अनुमन्य किए जाने की स्वीकृति। 10वें फैसले के हिसाब से उत्तराखंड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में संशोधन विधेयक 2022 को विधानसभा के पटल पर रखे जाने की अनुमति दी गई है। 11वें फैसले के हिसाब से उत्तराखंड अग्नि एवं आपात सेवा अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा संशोधन विधेयक 2022 को विधानसभा के पटल पर रखे जाने की अनुमति मिली है। 12वां फैसला पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम 2003 में संशोधन किए जाने के संबंध में विधेयक को सदन के पटल पर रखे जाने की अनुमति दी गई है। 13 फैसला कैंपा के वार्षिक लेखा विवरण वर्ष में 2017-18 और 2018-19 को विधानमंडल के पटल पर रखे जाने की अनुमति प्रदान की गई। 14वां फैसला राज्य के 7 इंजीनियरिंग कॉलेजों में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता और सुधार के दृष्टिगत संविदा पर कार्यरत कुल 77 शिक्षकों से सितंबर 2022 तक शिक्षण कार्य कराए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। 15वें फैसले की बात कर लेते हैं तो प्रदेश के कोषागारों और उप कोषागारों हेतु चयनित अभ्यर्थियों में से 7 को सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में आयु सीमा में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। 16वां फैसला एकल आवासीय व्यावसायिक भवनों के भू उपयोग में नर्सिंग होम क्लिनिक चाइल्ड केयर नर्सरी स्कूल इत्यादि के विनियमित करने हेतु एक मुश्त समाधान योजना को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण करने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो इस तरीके से कुल 23 फैसले लिए गए हैं कल शाम को जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें। अब सवाल यहां पर यह है कि कैबिनेट की बैठक में जिन अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है उस पर कांग्रेस पार्टी समेत जो विपक्षी दल है वो सवाल क्यों उठा रहे हैं? क्या वाकई में ऐसा हो गया है कि विपक्ष सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रहा है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं अंततः उनका लाभ उत्तराखंड की जनता को ही मिलेगा? मसले पर चर्चा करने के लिए 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। भास्कर चुग जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। सत्यवीर सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। और दिनेश शक्ति त्रिखा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सत्यवीर जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई, 23 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। सवाल यहाँ पर यह है कि आपने तो मोहर लगा दी, लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि आप फैसले बहुत लेते हैं, वो फैसले धरातल पर नजर नहीं आते, यानी कि उत्तराखंड की जनता को इन फैसलों का लाभ मिलता हुआ फिलहाल विपक्ष को नजर नहीं आ रहा। पल्लवी जी, पहले आपको प्रणाम और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, लोगों को प्रणाम जो इस समय आपके चैनल को देख रहे हैं। जी सर। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस जो हमारी जनजात है, चाहे हम जनता के हित में, चाहे प्रदेश के हित में कार्य करें या राष्ट्र में कार्य करेंगे, उनका एक ही रुख रहता है किस प्रकार इनका विकसित नहीं होते, उनका निरंतर इस तरह का ट्रेंड रहता है। और आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से भी 5 राज्यों के परिणाम आए और 4 राज्यों में हमने फल सरकारें बनाई है और आने सरकार से पिछले 70 दिन में हमने सरकार चलाई है, उसकी एक सैंपलिंग वोटिंग आपने चंपावत में देखी होगी, जहां पर कि इतना प्रचंड बहुमत मिला है। और उत्तराखंड में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब कांग्रेस की जमानत जब कल के कैबिनेट के जिस प्रकार से उत्तराखंड एक सैनिक बहुल क्षेत्र है और यहाँ पे प्रत्येक परिवार से लगभग एक सैनिक पुत्र देश की सीमाओं पर रक्षा कर रहा है और उसकी उम्मीदें रहती है कि सरकार इस प्रकार की योजनाएं बनाए जिससे कि सैनिकों का कल्याण हो, चाहे वो यहाँ पर जिस प्रकार से सैन्य धाम बन रहा हो उनके अनुरूप बन रहा है। प्रत्येक घर से माटी लाई गई, उस सैन्य धाम में स्थापित किया गया उस माटी को। और आपने देखा होगा कि जो कल
कल्याण बोर्ड के हमारे सैनिक कल्याण के मंत्री है, उन्होंने जो धनराशि थी 30 लाख से 45 लाख करने की, जो परमवीर चक्र और अशोक चक्र और महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, इस प्रकार के तमाम चक्र है, तो अशोक चक्र और परमवीर चक्र की जो राशि है, समान राशि 30 लाख से 45 लाख का उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था, मगर मुख्यमंत्री जी ने और कमेटी के सभी मेंबरों ने, जो कैबिनेट की मीटिंग में थे, सभी ने बड़ा हृदय दिखाते थे उसको 45 लाख ना करके 50 लाख किया। और आने वाले समय में जैसे जैसे हमें उत्तराखंड में भाजपा को मजबूती मिलती जाएगी, उस प्रकार आने वाले ये धनराशि और बढ़ाई जाएगी। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज कोविड काल में एक स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई थी कि भाई आउटसोर्स के कर्मचारियों को लेना पड़ा, और अभी एक ऐसी स्थिति हो गई जब ये कोविड का काल धीरे धीरे खत्म होता गया तो उनका जो टाइम पीरियड था वो भी खत्म हो गया, मगर उस प्रकार के जिस प्रकार से उन्होंने सेवाएं दी थी, उत्तराखंड को उससे लाभ मिला था, उसको देखते हुए इस जो कैबिनेट की बैठक हुई वहां पर भी एक प्रस्ताव लाया गया। उसमें से 1600 जो ऐसे अभ्यर्थी है उनको विभिन्न अस्पतालों में समायोजित किया गया, और आज जो बचे हुए हैं उनके लिए एक कैबिनेट की सब वो बनाई गई है, तो कमेटी बनाई गई है, के अंतर्गत उनको भी लाभ मिलेगा। तो और ऐसे कई ऐसे फैसले, महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं जिससे कि उत्तराखंड को आने वाले समय में यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को लाभ होने वाला है। जिस प्रकार से सितारगंज की जो चीनी मिल है उसको भी पीपीपी मोड पे डाला गया है और आउटसोर्स किया गया है, तो वो तमाम ऐसे फैसले लिए गए जिसको उत्तराखंड की जनता देख रही थी, क्या इस बार की कैबिनेट की मीटिंग में वो सब फैसले आ पाएंगे। उन सभी फैसलों को मुख्यमंत्री और उनके मंत्रीगणों ने मुख्यमंत्री के सामने रखते हुए और उस सभी पे मोहर लगी है। और जिस प्रकार से मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा, जो छात्राओं का जो स्कॉलरशिप होती है, जो आरटीआई के तहत जो उनकी पहले जो धनराशि मिलती थी 1300 से, और वो 1600 की गई, इसमें भी एक उनको लाभ मिलने वाला है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, जो वार्षिक बजट होता है उस पर भी मोहर लगी। वार्षिक बजट की जो धनराशि 63,000 करोड़ की रुपए की है, तो मंत्रिमंडल में अगर कुल मिला के देखा जाए, जो एक बैठक निर्णय लिए वो उत्तराखंड के हितों को देखते हुए लिए गए हैं, और आने वाले समय में इसमें प्रत्येक व्यक्ति को लाभ होने वाला है। चलिए बताइए सत्यवीर जी ने जो इतनी सारी बातें कही, बताइए भास्कर जी, इसमें आपको कहाँ कमी नजर आ रही है? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इनका कोई फायदा होगा नहीं, बस खाली पीली ये प्रस्तावों पर मोहर लगाते रहते हैं? पल्लवी जी, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूं, और एएनबी न्यूज के जितने भी दर्शक आज देख रहे हैं उन सबको नमस्कार करते हुए अपनी बात को रखना चाहूंगा जी। सबसे पहले तो मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूं कि हमने कभी नहीं कहा कि सरकार ने जनहित के कोई निर्णय लिए तो गलत लिए, किसी भी नेता ने ऐसा नहीं कहा। दूसरा, मैं ऐतराज करना चाहूंगा इस बात पे, जो शब्द इस्तेमाल होते हैं धाकड़, धामी की धमक, ये शब्द अच्छे नहीं लगते। ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में मुख्यमंत्री जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं, जनता के द्वारा ही आते हैं, अपना काम करते हैं, तो शब्दों का भी बड़ा अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए। अगली बार मैं ये कहना चाहूंगा, ये तो बड़े अच्छे से शब्द है सर, मुझे नहीं लगता है शब्दों में कोई आपत्ति होनी चाहिए। नहीं, अगर आप शब्दों की बात कर रहे हैं तो क्यों शब्दों पर आपत्ति क्यों? ये आपत्तिजनक शब्द कैसे हुए? नहीं, आपत्तिजनक तो शब्द है ही नहीं, वो तो आपकी मर्जी, अब जो मर्जी बोल दो। आपने ये बातचीत शुरू की है, तो मैं अब आप ही की बातचीत को आगे ले जा रही हूँ कि आपने कहा ये धाकड़, धामी, धमक, इन शब्दों को का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में आपत्तिजनक में ये शब्द स्वीकार्य नहीं होते। नहीं, कहाँ लिखा है कि धाकड़ शब्द का इस्तेमाल नहीं हो सकता, धमक का इस्तेमाल नहीं हो सकता? एक बैलेंस और निष्पक्ष तरीके से यदि डिबेट होती है तो आप पहले ही दूसरे को ऊंचा कर दें और सामने वाले को नीचा करके दिखाने की कोशिश करें, ये चीजें उचित नहीं है। वो अलग बात है सर, ये अलग बात है कि विपक्ष अपने मन में अलग ही परसेप्शंस बिठा के रखा हुआ है, तो उसमें हम भी क्या कर सकते हैं बताइए? अगर कोई अच्छे फैसले ले रहा है सर, तो क्या उसकी तारीफ करना लोकतंत्र में आपको गलत नजर आता होगा? हमें नजर नहीं आता है। नहीं, आप अच्छे फैसले लीजिए, आप अच्छे फैसले शौक से लीजिए, हमें कब ऐतराज करते हैं? उन फैसलों को धरातल पर लागू भी कीजिए, हम कब ऐतराज करते हैं? लेकिन आप यदि ये कहें कि वो धाकड़ है और वो कमजोर है, तो ये शब्द अच्छे लोकतंत्र में नहीं होते। आप अपने ऊपर क्यों लेकर जा रहे हैं? आप अपने ऊपर लेकर क्यों जा रहे हैं चुग साहब? मैंने कब कहा कि आप कमजोर है या विपक्ष कमजोर है? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? आप मेरा एक संबोधन बता दीजिए जिसमें मैंने ये कहा हो कि विपक्ष कमजोर है या विपक्ष अब उतना दम नहीं रखता है। मैंने कब ऐसा कहा? जब आप किसी
मैडम जब आप किसी एक को धाकड़ कहते हैं तो दूसरा सामने वाला कमजोर ही शो किया जाता है। खैर सर, अब मुद्दे पर आ जाएं। चलिए मुद्दे पे आ जाइए, क्योंकि शब्दों का इस्तेमाल कैसे करना है, क्या करना है, उसकी जानकारी तो हमें भी ऐसा भली ना भांति चैनल है। चैनल मैडम और चैनल आपका अब है, आप आपकी अगर मर्जी जो निष्पक्षता शब्द पर उस सवाल उठाएंगे सर, तो मैं बड़े सहज शब्दों में कहना चाहूंगी कि ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अगर अब आप यहाँ बैठकर नहीं तो एएनबी न्यूज इसमें की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करेंगे सर, तो वो मेरे लिए कहीं नहीं से नहीं, भी एएनबी स्वीकार्य नहीं न्यूज की होगा। निष्पक्षता पर सवाल नहीं है, उन शब्दों की निष्पक्षता पर सवाल उठाना मेरा हक है कि मैं डिबेट में बैठा हूं। आपकी चलिए मर्जी ठीक आगे है, हम रखना चाहे मुद्दे पर डिबेट में आते रख हैं, लीजिए, क्योंकि नहीं हम तो आप बहुत मना ज्यादा मुद्दे से भटक चुके हैं। उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। बताइए चुग साहब, आप अपनी बात रख लीजिए अब। हेलो, आवाज मिल रही है भास्कर जी? हाँ मुझे आपकी आवाज मिल हाँ रही है। बताइए सर, अब आप अपनी बात रखिए। देखिए, कैबिनेट ने जो अच्छे फैसले लिए हैं कांग्रेस उनका स्वागत करती है, लेकिन साथ साथ हमारा ये भी कहना है कि इन फैसलों को धरातल पर उतारा जाए। और दूसरी बात यह है कि अभी आपने कोविड के जो कर्मचारी हैं जो आउटसोर्स से आए थे उनकी बात करी, उनके लिए आपने मंत्रिमंडलीय समिति बना दी, जबकि उनको हटाया ही नहीं जाना चाहिए था। और मंत्रिमंडलीय समिति तो उनके बहुत लंबे चौड़े बड़े आंदोलन के बाद आज आपने बनाई, अब तक तो उनको समायोजित कर दिया जाना चाहिए था। इसके अलावा जो आपने छोटी छोटी चीजों की और बात बताई, जो आपके फैसले कैबिनेट के हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, इस तरह के फैसले तो पहले भी बहुत सारे होते रहे हैं और वो मंत्रिमंडल के फाइलों में आज तक दबे हुए हैं। आज तक वो फैसले जमीन पर कार्यान्वित नहीं हुए, तो वो फैसले जमीन पर कार्यान्वित कब होंगे, ये सवाल हमारा आता है। और इससे पहले भी आप ये खुद देखिए कि बच्चों की किताबें पढ़ी रही और साल भर के बाद वो किताबें वापस चली गई, किस काम आई वो? तो सवाल ये हमारा है कि फैसले आप लें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो धरती पर वो भ्रमित ना किया जाए जनता को, उसको धरती पर उतारा जाए, उससे जनता को लाभ मिलता हुआ दिखे, ये सब होना चाहिए। दिनेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ मिल रही है मैडम। देखिए दिनेश जी, ये ऐसा पहली दफा नहीं है कि कोई फैसला लिया जा रहा हो कैबिनेट की बैठक में और उसके बाद इस तरह की बातें आए, लेकिन ये देखने में आता है जितने फैसले लिए जाते हैं या जितनी योजनाएं चलाई जाती हैं किसी भी राज्य सरकार की आप बात कर लीजिए, उतना लाभ वाकई में लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, या यूं कहें कि लोगों को अपने लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं होती है। आप बिल्कुल सही कह रही है पटवी जी। जी, सबसे बड़ी बात ये होती है कि कैबिनेट के अंदर जो फैसले लिए जाते हैं वो कैबिनेट की कैपेसिटी के ऊपर लिए जाते हैं और उनके जो अपने विधायक दल होते हैं या मंत्री दल होते हैं वो अपने हिसाब से कैबिनेट में फैसले लेते हैं। उन फैसलों को पटल पर रखना, अप्रूव होना, ये सबसे बड़ी बात होती है कि उन फैसलों को विपक्ष भी एक्सेप्ट करे। अभी भाजपा भी कांग्रेस के नेता ये कह रहे थे कि जो भाजपा ने कैबिनेट मीटिंग के अंदर डिसाइड किए, जो संशोधित किए, जो नियमावली बनाने की बात की, ये पहले भी बनी है और पहले बनती रही है, लेकिन किसी के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। अगर इन जितने भी पॉइंट बैठे गए अब इनके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाए तो पलवी जी, मेरा इस बात का दावा है कि जो विपक्ष बोल रहा है ये नहीं होता वो नहीं होता, अगर इनके इम्प्लीमेंट हो जाए तो उत्तराखंड की जनता को बहुत ज्यादा फायदा होगा। और इसको इम्प्लीमेंट कराना भाजपा के विधायकों का, भाजपा के कैबिनेट का दायित्व बनता है कि इसको ये इम्प्लीमेंट कराए और लागू कराए और जनता को फायदा पहुंचाए। अक्सर होता यही है कि कैबिनेट के अंदर पास हो जाते हैं और इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। जी जी, इनको इम्प्लीमेंट करना भाजपा के लिए बहुत जरूरी होगा, जिससे जनता को, अनएम्प्लॉयड लोगों को और खासकर फौजियों को फायदा होगा, जो बहुत जरूरी है। चौहान जी। हाँ जी, ठीक है, सत्यवीर जी। पहले तो मैं कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता जी का जवाब देना चाहूंगा। वो धाकड़ धामी जी वाला कह रहे थे, अगर उनके लिए शोभनीय ही नहीं है तो उनके लिए वो शोभनीय है जो इनके राष्ट्रीय नेतृत्व से लेके और नीचे तक के जो इनके नेतृत्व है उन्होंने दिया है। चाहे वो समय समय पर इनके बयान आए, चौकीदार चोर हो
खून का सौदागर हो, हिंदू आतंकवाद हो, भगवा आतंकवाद हो, मंदिर में लड़के जाते हैं, लड़के छेड़ने इस प्रकार के होते हैं, चाय वाला हो, खून की दलाली हो, अगर इनके लिए ये शोभनीय है तो इनके लिए मुबारक, ठीक है। जनता को जो पसंद है हम तो वो कार्य कर रहे हैं। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, आज सुबह ही में अभी हमारे जो सम्मानित पत्रकार है उन्होंने बोला कि योजनाओं को धरातल पर कैसे लाया जाए। मैं उनको उदाहरण के लिए कहता हूँ, आज उत्तराखंड के अंदर अटल आयुष्मान योजना प्रत्येक व्यक्ति उससे लाभ लेता है। आज सुबह ही हिमालयन हॉस्पिटल जॉली ग्रांट में था, वहां पर जब मैं पहले कुछ महीनों पहले गया था, केवल वहां पर केवल एक काउंटर हुआ करता था अटल आयुष्मान का। आज जब मैंने देखा तो वहां कम से कम 15 ऐसे काउंटर थे जो अटल आयुष्मान की, जो केवल वहां पर वही लोग खड़े हुए थे जो अटल आयुष्मान का लाभ ले रहे। तो आप देख लीजिए योजना किस प्रकार से वो नीचे तक पहुंची है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, एक योजना का और आप ऐसा नाम गिनाऊंगा जिससे कि डायरेक्ट महिलाएं जुड़ी है, महालक्ष्मी योजना, 50,000 से अधिक महिलाएं उसका लाभ ले चुकी है और निरंतर इस ओर अग्रसर है। हमारी प्रत्येक योजनाओं को, चाहे वो हमारे पिछले 5 साल में बनी हो, उसी का एक परिणाम रहा है कि सरकार का हमें बहुमत मिला है। और आपको आया है कि जब हमारी अभी नवगठित जो सरकार है, मात्र जिसको अभी 70 दिन हुए, आज 71वां दिन है उस सरकार का, तो मैं बताना चाहूंगा कि इस प्रकार से पर्यावरण मित्र के जो वर्गों में काम करते थे, उनका वेतन, उनका काम एक ही था, मगर उन सबके वेतनमान में भी संगति थी। उसको हमारे मुख्यमंत्री ने दूर किया। उनके जो पूर्व अध्यक्ष थे वो 5 जनवरी को आके मुख्यमंत्री से मिले, मगर मुख्यमंत्री उस समय तक एक हुआ क्या कि आचार संहिता लगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे ही हमारी नई सरकार आएगी हम उसमें फैसला करेंगे। हमने उसको फिर वो फैसला किया उनके हित में। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से बुजुर्गों की, दिव्यांगों की पेंशन बढ़ी है, वो भी हमारी सरकार में हुआ है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, अभी हमने डबल इंजन की सरकार का नाम दिया था। आप देखिए आने वाले समय में जिस प्रकार से यहाँ रोडों का इतना अच्छा जाल बन रहा है, पोटा साहिब बल्लूपुर से लेकर पोटा साहिब के बीच में 4 लेन बनेगा, दिल्ली से यहाँ तक आपके देहरादून तक 4 लेन बन रहा है। तो तमाम वो कार्य किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले हमने जो 5 साल थे उसमें 3 मेडिकल कॉलेज दिए, सैटेलाइट एम्स किया। तो हम तो प्रत्येक कार्य को कर रहे हैं और हमारे सामने चुनौतियां हैं। जिस प्रकार का हमें यहाँ की जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है, उनकी आशाओं और आकांक्षाओं को किस प्रकार से पूर्ण किया जाए और निरंतर उनसे संपर्क और संवाद किस प्रकार से बना रहे, जिससे सरकार को एक अच्छे सुझाव मिलते रहे और उनसे संबंधित सभी कार्यों को किया जाए और उत्तराखंड का जो सम्मान है वो आगे बढ़ता रहे। और जिस प्रकार से अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर चारधाम यात्रा चल रही है। मुझे ये इंतजार था कि आप चारधाम पर कब आएंगे। चलिए आप आ ही गए, बताएं। पल्लवी जी मैं बोलता हूँ ना उसपे, आप चिंता क्यों कर रहे हो? हम तो हर एक जवाब देने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल भी विचलित नहीं होते किसी के जवाबों से। जो सत्य है वो हम मीडिया के सामने रखते हैं, पत्रकारों के सामने रखते हैं। और आप आज मैं आपको बता दूं, अभी हमारी एक पर्यटन मंत्री है, उन्होंने डेटा दिया है लगभग 18 लाख से ज्यादा लोगों ने अभी तक यात्रा कर ली है। अगर आप 22 सालों का इतिहास उठा के देख लो, किसी भी एक महीने में इस प्रकार की यात्रा नहीं हुई है कि 18 लाख लोग इतने कम समय। अभी अगर केदारनाथ के उठा के देख लीजिए तो केदारनाथ की क्या उस इतिहास में अव्यवस्था और मौत का आंकड़ा भी यही है सर? जिस इतिहास को उठा के देखने के लिए आप मुझे सुझाव दे रहे हैं, ये मौत का आंकड़ा, अव्यवस्थाएं, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, 2 लोगों की डेथ हो गई सर, कोरोना की रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई थी, पता नहीं कहां से उन्होंने टेस्ट करवाया था, ये सारी चीजें भी उस इतिहास में लिखी हुई हो तो बता दीजिए मुझे। गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन सत्र चलाएंगे, लेकिन आपने क्या दिया कि अभी तो यात्रा चल रही है साहब, हम ग्रीष्मकालीन सत्र कैसे चला सकते हैं गैरसैंण में? अरे आप सुन तो लीजिए पल्लवी जी, माकूल जवाब दूंगा मैं। जो आपने मौत की बात उठाई है, आप जब इसकी रिपोर्ट आई है कि भाई ऐसे आंकड़े क्यों आ रहे हैं, केंद्र सरकार ने पूछा, राज्य सरकार ने पूछा कि ये इस प्रकार का रिजल्ट क्यों आ रहे हैं, तो उसमें जितने भी रिजल्ट आए हैं उसमें ये आया है तो किसी की ओल्ड डिजीज है, पुरानी बीमारियां हैं, या फिर जो सरकार से सुन लीजिए पल्लवी जी, फिर आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार ने पूछा कि ये रिपोर्ट कैसे आई, तो मैं ये पूछ रही हूं किससे पुरानी बीमारी है या कोविड के कारण जो शारीरिक प्रॉब्लम हुई है उस वजह से हुई है। उसके बाद भी हमने फिर एक गाइडलाइन और जारी करी कि भाई इस प्रकार जिसको दिक्कतें हैं उनको यात्रा ना करनी जाए। अब जब लोग मान ही नहीं रहे तब उनसे हमने शपथ पत्र भरवाया। उसके बाद जो स्थितियां हुई है वो वही कारण निकल रहे हैं सारे। तो हम तो अपने किसी भी अगर कोई भी चीज आ रही है सामने, हम तो पीछे नहीं हट रहे उससे। और जिस प्रकार की व्यवस्था है, इस प्रकार हमने और केदारनाथ की आप बात सोच सकते हैं कि जिस प्रकार से 2013 में वहां आपदा आई थी, और फिर यहाँ का जो उत्तराखंड का जो मूलतः 3 डिस्ट्रिक्ट जुड़े हुए हैं 4 धामों से, वहां के लोग ये सोच रहे थे कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ से हमारी आर्थिक रीढ़ जुड़ी हुई है, पर्यटन यहाँ से जुड़ा हुआ है, 4 धाम से जिस प्रकार की आस्था
भारत में नहीं, भारत से बाहर रह रहे भारतीयों की भी है, क्या पुनः वो पुनर्स्थापित हो पाएगी? हमने उस और ध्यान देते हुए केंद्र में जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, वहां पर आज आप देख लीजिए केदारनाथ की 2013 की स्थिति और 2022 की स्थिति देख लीजिए। आदि गुरु शंकराचार्य की यहाँ पर मूर्ति स्थापित हुई है, वो भी आज के रूप में जब वहां पर तीर्थयात्री जा रहा है, दर्शनार्थी जा रहा है, वो अपने आप को अभिभूत पा रहा है उसे देख के। जिस प्रकार से वहां गुफाएं 3-3 महीने के लिए बुक है और जिस प्रकार से 30 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, तो मैं पल्लवी जी यही कहना चाहूंगा, अगर इस प्रकार की व्यवस्थाएं हम ना दे पाते और जिस प्रकार से दर्शनार्थियों के चाहे देश के चाहे विदेश के राज्य के लगातार कह रहे हैं कि जिस प्रकार की व्यवस्थाएं दी गई है, हम सोच भी नहीं सकते कि इस प्रकार की एक छोटा सा राज्य और 4 धाम की यात्रा चल रही है और इस प्रकार की व्यवस्थाएं देगा। और हमने उनको के अनुरूप सभी तरह की, और मैं पल्लवी जी लास्ट में 5 सेकंड लेना चाहूंगा, अभी तक एक भी केस ऐसा नहीं आया कि किसी को पानी की दिक्कत हुई हो, किसी को भूखमरी की दिक्कत हुई हो, कहीं भी भगदड़ हुई हो। अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती तब कह सकते थे कि 4 धाम की यात्रा में अब सरकार फेल हुई है। इस तरह की कहीं भी कोई स्थिति नहीं आई है। ठीक है, बताइए भास्कर जी। देखिए, पहली बात तो ये कि चर्चा सिर्फ 4 धाम पर नहीं थी और प्रदेशी कैबिनेट के फैसलों पर थी, तो उस पर आ जाते हैं। अभी हमारे सम्मानित मित्र ने, चौहान जी ने जिक्र किया अटल आयुष्मान योजना का जी। आज के न्यूज़पेपर पढ़कर देखिए, विकास नगर में कालिंदी हॉस्पिटल है, उन्होंने अटल आयुष्मान योजना के तहत जो मरीज इलाज कराना चाहते हैं उनको लौटा दिया है और उनको ये कह दिया कि सरकार ने हमारा इस तारीख से लेके अब तक का कोई पेमेंट नहीं दिया है, इसलिए हम इस योजना के अंतर्गत इलाज नहीं कर सकते। सर आप बोल लीजिए, कोई बात नहीं, आप बोल दीजिए। नहीं, एक एक करके बात करते हैं सर, एक एक करके बात करते हैं। चलिए एक एक करके बात करेंगे। भास्कर जी थोड़ी देर के लिए रोक रही हूँ आपको सर, सिर्फ थोड़ी देर के लिए रोक रही हूँ, छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। एक बार फिर से रुख करते हुए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। भास्कर जी अब आप अपनी बात जारी रखिए और एक एक करके बात करेंगे सर। मेहमानों तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है तो आपको बता दें कि बीती शाम को हुई कैबिनेट की बैठक में 23 प्रस्ताव आए, जिनमें सभी प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। आगामी 14 जून से देहरादून में बजट सत्र आयोजित होना है, जिसको मंजूरी मिल गई है। सत्र 14 से 20 जून तक आयोजित होगा। कैबिनेट बैठक में 63,000 करोड़ के बजट प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। लंबे समय से आंदोलन कर रहे कोविड-19 के समय लगे 2,200 संविदा कर्मियों को फिर से सेवा में लेने के लिए कमेटी बनाई गई है। इसके साथ ही सैनिक कल्याण विभाग में गैलेंट्री अवार्ड विजेताओं की पुरस्कार राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी गई है। उत्तराखंड बोर्ड में सीबीएसई का पैटर्न लागू करने और मार्किंग पैटर्न भी अब सीबीएसई की तर्ज पर किए जाने पर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इसके अलावा छात्रों को आरटीई के तहत मिलने वाला अनुदान 1,300 से बढ़ाकर 1,600 रुपए कर दिया गया है। अन्य प्रमुख फैसलों में कैंपा की ऑडिट रिपोर्ट को भी कैबिनेट की पटल पर रखा गया। हरिद्वार में पंचायत चुनाव कराने के प्रस्ताव पर मुहर लगाने और सिंगल सिस्टम के तहत एसडीएम को पावर दी गई है। साथ ही होमगार्ड को भी अब डीए दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस का कहना है कि कैबिनेट की बैठक में एक भी फैसला स्पष्ट नहीं लिया गया। बीजेपी को अपने लिए गए फैसलों पर सरकार को काम भी करना चाहिए, सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए फैसले नहीं होने चाहिए। चलिए सीधी तस्वीरें दिखाते हैं आपको। उत्तराखंड के सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे प्रदेश का तेज गति से विकास हो, सभी विघ्न बाधाएं जो भी हमारे मार्ग में आ रही हैं वो सारी विघ्न बाधाएं दूर हो और हमारा राज्य 2025 में जब हम राज्य की स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहे हों, तब तक हर प्रकार से हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हों, हम श्रेष्ठ राज्य बने, आदर्श राज्य बने। आज के अवसर पर चूंकि इस समय हमारे यहाँ पर बहुत सारी यात्राएं भी चल रही हैं और 4 धाम यात्रा चल रही है। 4 धाम यात्रा के साथ साथ पर्यटन की यात्रा चल रही है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार के प्रांगण से कहा था कि ये आने वाला जो दशक है, 21वीं सदी का तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक होगा।
और उन्होंने वहां घोषणा करी, उन्होंने वहां कहा कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और देखिए उन्होंने वहां से जो भविष्यवाणी की थी वो भविष्यवाणी बिल्कुल सच साबित हो रही है। इस बार आने वाले जो पर्यटक हैं, तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, वो इतनी बड़ी संख्या में आए हैं उत्तराखंड कि हम लोगों को यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू करनी पड़ी। शुरुआत में हमने सोचा था कि सभी लोग आसानी से आएंगे, सभी लोग आसानी से जाएंगे, लेकिन इतनी ज्यादा संख्या हो गई। केदारनाथ जी में तो जहां की क्षमता 12,000 15,000 है और वहां पहुंचने लगे एक दिन में 25,000 30,000 लोग, पूरे रास्ते भर गए। चाहे बद्रीनाथ जी हो, चाहे यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, हर जगह पिछले सालों के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। भाइयों बहनों, आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इस दशक को बनाने के लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं, लगातार सरकार काम कर रही है। आप सब लोगों ने पिछले चुनाव में इस क्षेत्र से भारी बहुमत से भाई प्रीतम सिंह पवार जी को जिताया और पूरे उत्तराखंड के अंदर एक मिथक तोड़ने का काम किया, एक नया इतिहास आप लोगों ने बनाया है। अन्यथा होता ही था कि प्रत्येक चुनाव में, एक चुनाव में उस पार्टी की सरकार, दूसरा चुनाव होता था दूसरी पार्टी की सरकार, फिर अगला चुनाव होता था, फिर अगली बार दूसरी पार्टी की सरकार, फिर अगला चुनाव होता दूसरी पार्टी की सरकार, एक बार ये पार्टी एक बार वो पार्टी। इस बार उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में, उनके कार्यक्रमों में और उनके कामों पर मोहर लगाते हुए, एक विश्वास व्यक्त करते हुए प्रचंड बहुमत की सरकार फिर से बनाई और 2/3 बहुमत देकर 47 विधानसभा सीटों पर जिताकर भेज दिया। भाइयों बहनों, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने एक नया इतिहास बनाया है। उत्तराखंड को विकास की दिशा में और आगे बढ़ाने के लिए आपने हमारी पीठ पर हाथ रखा है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व पर आपने भरोसा किया है। आज मोदी जी के कालखंड के 8 साल पूरे हो रहे हैं। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद 8 साल का कालखंड पूरा हो रहा है और इन 8 सालों में पूरे देश के अंदर एक नया परिवर्तन आया है, एक नया कार्य व्यवहार, एक नई कार्य संस्कृति देश के अंदर लागू हुई है। पहले देश के अंदर जो भी सरकारें होती थी, वो सरकारें जो योजनाएं बनाती थी और उसमें से भी जो सरकार सबसे लंबे समय तक रही वो एक पार्टी की सरकार थी। उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार देश के अंदर 55 सालों से भी अधिक सालों तक रही और उस पार्टी के शासनकाल में योजनाएं कुछ लोगों के लिए बनती थी, कुछ लोगों के लिए कार्यक्रम बनते थे और उनके प्रधानमंत्री उस समय के राजीव गांधी जी कहते थे कि अगर हम 1 रुपया भेज रहे हैं तो लोगों तक केवल 10 पैसा पहुंचता है। इस सब व्यवस्था को समाप्त करने का काम किसी ने किया है। अगर 1 रुपया भेजा जाएगा तो सीधे बैंक के खाते में 1 रुपया ही पहुंचेगा, उसमें से कोई कमीशन नहीं कटेगा। ये काम किसी ने शुरू किया है तो भारत माँ के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। जितनी योजनाएं बनी है वो सारी योजनाएं गरीबों के लिए बनाई गई हैं, गरीबों को समर्पित की गई हैं। चाहे आज मैं हरिद्वार में था जहां मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना की आज वहां पर शिलान्यास किया था। प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनाए जा रहे हैं, हर गरीब को छत मुहैया कराई जा रही है, उसको अपना घर, जिसके लिए एक सपना होता था, उसको घर मुहैया कराया जा रहा था। देश के अंदर 9 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को आज उनके घरों से धुआं हटाने का काम, हमारी माताओं बहनों के आंसू पोंछने का काम किसी ने किया है तो भारत माँ के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। भाइयों बहनों, चाहे किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसान भाइयों का प्रोत्साहन करने की बात हो या छोटी छोटी योजनाओं के माध्यम से सीधे उनको लाभान्वित करने की बात हो या देश के अंदर आयुष्मान भारत जैसी योजना जो आज केवल हिंदुस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की स्वास्थ्य के क्षेत्र में चलने वाली सबसे बड़ी योजना है। उस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष
प्रत्येक व्यक्ति को परिवार के अंदर 5 लाख रुपए तक का इलाज करवाने की गारंटी भी किसी ने मुहैया करवाई है, किसी ने स्वास्थ्य की गारंटी दी है, तो वो भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में शुरू हुआ है। ऐसे अनेकों कार्य आज देश की सीमाओं पर खड़े जवान हमारे उत्तराखंड के अंदर, प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना के अंदर है, कोई अर्धसैनिक बलों के अंदर है, चाहे वो कश्मीर की सीमा पर हो, या जो है वो सियाचिन ग्लेशियर की सीमा पर हो, चीन की सीमा पर हो, या पाकिस्तान की सीमा पर हो। पहले वो उनके ऊपर गोली चलती थी तो भाइयों बहनों उनको पूछना पड़ता था कि हम गोली का जवाब दें कि न दें। आज क्या पूछना पड़ता है? आज गोली का जवाब गोलों से दिया जाता है। ये किसके कारण से हो रहा है? ये मोदी जी के कारण से हो रहा है। भाइयों बहनों, जिस कश्मीर को बचाने के लिए 40,000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी शहादत दी। आप लोग देखते होंगे आए दिनों पहले कश्मीर के अंदर कभी पुंछ में, कभी रजौरी में, कभी कश्मीर के अंदर तमाम जगह पर ऐसी वारदातें होती थी कि उत्तराखंड के कोई न कोई उत्तराखंड का बेटा, उत्तराखंड का भाई भारत माता के लिए अपनी शहादत वहां कश्मीर के अंदर देता था। और उस कश्मीर को बचाने के लिए जहां पर 2 विधान, 2 निशान और 2 संविधान चलते थे, उसको अगर खत्म करने का काम, उसको समाप्त करने का काम, धारा 370 को समाप्त करने का काम भी किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हुआ है। भाइयों बहनों, मैं अभी अयोध्या गया था। मैं अयोध्या पिछले वर्ष 16 और 17 अक्टूबर को गया, और उससे पहले मैं 1999 में अयोध्या गया था। और जब मैं अयोध्या गया था मैंने देखा कि भगवान रामलला, जिनका नाम हम हर क्षण लेते हैं, हर पल लेते हैं, अगर हमको कोई सा जरा सा भी कष्ट होता है, जरा सा भी परेशानी होती है, तो हमारे मुंह से निकलता है हे राम, राम राम। और जब मैंने देखा कि रामलला वहां टेंट के अंदर है, टेंट के अंदर भगवान रामलला रह रहे, और हम कहते थे सब लोग कि रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। और इतना लंबा कालखंड बीत गया। आज अगर इस बार मैं गया तो मन पूरी तरह से आनंदित हो गया, प्रफुल्लित हो गया, जब मैंने देखा कि जहां भगवान राम पैदा हुए थे उस जन्मभूमि में एक बड़ा विस्तार, भव्य और दिव्य निर्माण कार्य चल रहा है। भगवान राम की जन्मभूमि पर बड़ा मंदिर परिसर बनाया जा रहा है। वो केवल हिंदुस्तान का ही नहीं, वो बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अपने मुद्दे का रुख कर लेते हैं और एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भास्कर जी, आप ही का रुख करेंगे, अब आप अपनी बात जारी रखिए सर। मैं मैडम वहीं पे जहां से रुका था वहीं से शुरू करूंगा अपनी बात। जी जी। अटल आयुष्मान योजना की बात हुई थी और मैंने बताया है कि विकासनगर कालिंदी अस्पताल ने अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत इलाज करने से मरीजों को मना कर दिया है और यह चीज आज के अखबारों में छपी है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड में मैं पहले भी कह रहा था, फैसले पहले भी हुए लेकिन धरातल पर वो फैसले लागू नहीं हुए। सीबीएसई पैटर्न की बात बहुत लंबे समय से सुनते आ रहे हैं। आज फिर से कैबिनेट में सीबीएसई पैटर्न का बिल पास हो गया है और वो विधानसभा के पटल पर भी आएगा, ये कहा गया है। लेकिन हकीकत में धरातल पर ये बिल कब आएगा, यह अब तक प्रश्न अनुत्तरित है। इसके अलावा पहली कैबिनेट के जो फैसले हुए, जो आज की पहली जो कल कैबिनेट हुई, इसके जो फैसले हुए उनसे कुछ सवाल इस तरह के उपजते हैं कि उत्तराखंड के मूल प्रश्नों का क्या हुआ। उत्तराखंड का जल, जंगल, जमीन, इस चीज पर क्या आगे बढ़े हम। गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजनीति घोषित हो जाती है लेकिन सत्र देहरादून में होता है। 4 धाम यात्रा की बहुत अच्छी तारीफ अभी हमारे मित्र ने करी, मैं धन्यवाद देता हूं। आप बहुत अच्छे वाक्पटु व्यक्ति हैं, आपने बहुत अच्छी तारीफ करी।
18 लाख लोग आए, 30 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन है, लेकिन मौतें वहां हुई हैं। सरकार को अपनी कभी माननी चाहिए। इसके अलावा एक्सीडेंट हुए हैं जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय को उत्तराखंड आना पड़ा। ये कौन कौन स्वीकारेगा इन चीजों को? उत्तराखंड के लोकपाल का क्या हुआ? उत्तराखंड के भ्रष्टाचार का क्या हुआ? आ रही हूँ उत्तराखंड चावल में जो बिजली में लाइन लॉस हो रहा है लगातार, जिस वजह से बिजली के दाम बढ़ रहे हैं लाइन लॉस की वजह से, उस लाइन लॉस को कंट्रोल करने के लिए क्या हुआ? उत्तराखंड के रोजगार के बारे में क्या नई नीति बनी? पर्यटन के बारे में क्या नई नीति बनी? अभी हमारे मित्र बता रहे थे बल्लूपुर से पोंटा साहब के लिए 4 लेन बन रहा है। बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। इससे दूरी भी घटेगी, सब कुछ होगा। लेकिन इस रास्ते में हरबटपुर नहीं आता। लेकिन अंतरराष्ट्रीय बस अड्डा आप हरबटपुर में क्यों बना रहे हो करोड़ों की लागत से? यह कुछ सवाल इस तरह के हैं जो अनुत्तरित हैं। इन प्रश्नों का जवाब नहीं मिल पाता। और भी बहुत सारे जो सवाल हैं, 11 मिनट की दूरी को कम करने के लिए 1100 पेड़ काट दिया जाना दिल्ली देहरादून के बीच में, ये कहां तक उचित है? प्रकृति का हम कहां तक जो है दोहन करेंगे? आज उत्तराखंड में गर्मी कितनी ज्यादा हो गई है, पेड़ों का, प्रकृति का जिस तरह दोहन हो रहा है। उत्तराखंड की पानी, उत्तराखंड की जवानी, उत्तराखंड के काम कैसे आएगी? इसके लिए कैबिनेट ने क्या किया? कोई जवाब इन चीजों का नहीं है। कैबिनेट के जो फैसले आए हैं, उन फैसलों की भाषा भी ऐसी है जो एक आम आदमी की, आप और मैं समझ लेंगे, भाजपा के प्रवक्ता महोदय ने भी समझ ली होंगी, और जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी बैठे हैं उन्होंने भी समझ ली होगी। लेकिन आम एक गरीब रिक्शे वाले मजदूर की समझ में वो चीज कैसे आएगी? कैबिनेट के जो फैसले उसके हक में क्या है, ये कैसे पता चलेगा? चलिए, मैं लौटूंगी सत्यवीर जी आपके पास। एक रिएक्शन दिनेश जी का ले लेते हैं। दिनेश जी, चारधाम यात्रा में जो अव्यवस्थाएं देखने को मिली हैं उसकी वजह से सरकार घिर रही है, लेकिन सरकार का ये कहना है कि वो जितनी ज्यादा अच्छी व्यवस्थाएं कर सकते थे उन्होंने की। दिनेश जी। थोड़ी देर पहले भाजपा के प्रवक्ता जी ने यही कहा कि पिछले 22 साल से जो पर्यटन विभाग में काम हो रहा है उससे बहुत अच्छा काम हुआ। पिछले 22 साल में 8 साल तो आपने ही राज कर लिया, आपने ही देख लिया। 13 के बाद एक आपदा के अलावा जितनी भी पर्यटन विभाग के अंदर ये यात्रा हुई इसके अंदर सारी लगभग सक्सेसफुल हुई। लेकिन इस बार का जो ये जब मालूम था कि इलेक्शन का पीरियड है, गर्मी का पीरियड है, सब कुछ होने के बावजूद भी इन्होंने यात्रा शुरू की केदारनाथ उसकी बद्रीनाथ। लेकिन इसके अलावा भी आप देखिए जो सोशल मीडिया के ऊपर आ रहा है उसके अंदर तो व्यवस्था काफी गड़बड़ा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग का भी काम जो है वो भी गड़बड़ा चुका है। जानवर वहाँ पर मरते जा रहे हैं, उनकी कोई देखभाल नहीं हो रही। जो वहाँ पर जा रहा है पर्यटक वो यही कह रहा है कि व्यवस्था जो है बहुत लचीली है, जिससे कि वहाँ के पर्यटक जाने के बाद खुश नहीं है। ये तो इनका कहना गलत है कि वहाँ पर जो है हमारा पर्यटन विभाग जो है बहुत सचेत काम कर रहा है, ये है ही नहीं। नंबर दूसरी बात ये तो है कि आपने जो विधायक पास किए या अपने कैबिनेट के अंदर जो पास किए, ये पास तो आपने कर लिए अपने स्तर पर, लेकिन इसका इम्प्लीमेंट घर पर तो आएगा क्या? ये विद्यार्थियों का भी पहले भी आ चुका है, जमीन का पहले भी आ चुका है, अपना शासन अध्ययन जो पहले हुए थे जिसके अंदर आपके ये तनख्वाहें बढ़ी थी या इसके मिलिट्री के नौजवानों की वो बढ़ा था, लेकिन उसके अंदर इम्प्लीमेंट तो अभी तक दिखाई भी नहीं दिया। भाई साहब आप उसको देखिए, इसको लागू कराइए तो बेनिफिट है। ये बार बार बताना कि हमने ये किया, पोखरा साहब की सड़क आ रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्लान है, स्टेट गवर्नमेंट के प्लान नहीं है जिसे आप बार बार दोहराते हैं। सबसे बड़ी चीज इस वक्त ये है, धामी सरकार को चाहिए जो इन्होंने इम्प्लीमेंट किए हैं वो अपने स्तर से इन्होंने लागू कर दिए हैं, लेकिन ये लागू तब सक्सेसफुल होंगे जिस वक्त घर पर में दिखाई देंगे, तो हमारी जनता को दिखाई देंगे कि हाँ ये काम हमारे फेवर में हो रहा है। जब जनता को दिखाई नहीं देगा वो आप देख रहे हैं, अब पटल पर रखे हुए जो है वो रखे जाएंगे 14 तारीख को। 14 तारीख के अंदर क्या रखा जाएगा, क्या एक्सेप्ट किए जाएंगे, क्या करेगा, उस वक्त विपक्ष क्या बोलेगा? अगर वहाँ विपक्ष बोलता है तो आप कहते हैं कि योगी विपक्ष को काम नहीं करने देता, अगर नहीं बोलता है तो कहते हैं विपक्ष को पता ही नहीं है कुछ, वो बोलेगा क्या? इन सारी चीजों को आपस में झगड़ा करने से बेहतर यही है कि अपने जो
नियम बनाए हैं, जो आपने संशोधन किए हैं, इनको इम्प्लीमेंट कीजिए। संशोधन क्या हुआ ये किसी को नहीं मालूम, शायद आप लोगों को भी नहीं मालूम होगा। इसलिए जो संशोधन हुए हैं उनको डिफाइन कीजिए कि क्या क्या संशोधन किए हैं, क्या कितना कितना किया है। सिर्फ सैनिकों के लिए जो आपने किया वो आपने डिफाइन करके अनाउंस कर दिया, बाकी तो आपने कोई चीज ऐसी डिफाइन करके अनाउंस ही नहीं की कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया, किसके लिए क्या करना, किसके लिए क्या नहीं करना। इस सबको पहले दफ्तर में ला के जनता के सामने लाइए, जनता का उसको फायदा हो। जनता को फायदा होने के बाद वो सरकार की अच्छाई करे कि सरकार ने जो काम किया बहुत अच्छा किया, हमारे क्षेत्र के लिए किया, रोजगार के लिए किया, विद्यार्थियों के लिए किया, स्टूडेंटों के लिए किया, जो कुछ किया अच्छा किया। सबसे पहले इसको इम्प्लीमेंट करके घर पर लाइए। जो पटल पे आपने 8-9 पॉइंट रखे हैं, इन 8-9 पॉइंटों को आप विधानसभा में पास कराइए 14 तारीख को। उसके बाद जनता के सामने वो जो खुद की तारीख आएगी उसका विपक्ष भी बोलेगा, जनता भी बोलेगी, तो भाजपा उसका जवाब देगी। सत्यवीर जी। पल्लवी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि गरीब जनता को कैसे समझाएंगे। मैं इनको जरा स्मरण करा दूं, अभी 10 मार्च कुछ ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, गरीब जनता तब भी समझी थी और अभी उपचुनाव हुए हैं तब भी समझी है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा भी राज्यसभा के चुनाव विभिन्न प्रदेशों में हुए हैं, उत्तराखंड में ये किस प्रकार से मैदान छोड़ के भागे वो भी आपने देखा है। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, अगर हमारे विकास के मॉडल को देखना है, डबल इंजन के मॉडल को देखना है, तो आप एक बार जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर जाइए। पहले कितना सीमित होता था, अब उसका दायरा कितना ज्यादा हुआ है। और पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा हुआ है कि जब एयरपोर्ट बंद हो गया हो और कोई दुर्घटना घटी हो और उसके बाद फिर से कर्मचारी आते हैं और एयरपोर्ट को ऑन करते हैं, तो हमारी सरकार कितनी संवेदनशील है प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक नागरिक के लिए। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि आयुष्मान के लिए कह रहे थे, जिस प्रकार से आयुष्मान के कारण लोग अपनी जो पूंजी होती थी अपनी बेटे की शिक्षा के लिए या उसकी शादी के लिए रखते थे, वो जब किसी के घर में इस प्रकार की कोई बीमारी आ जाती थी तो उसको गिरवी रखनी पड़ती थी या अपनी जमीन बेचनी पड़ जाती थी। हमने उन सभी जो उन सीमाएं थी उन सबको रोकने का काम किया और प्रत्येक व्यक्ति को नहीं सर, आप जॉली ग्रांट के बारे में बात कर रहे हैं तो आप सुनिए तो सही। भास्कर जी तो आज ही की एक खबर आपको बता रहे हैं एक अस्पताल की, और ये बात आप भी मानिए सर कि पर्वतीय जो क्षेत्र है वहां पर अभी तक भी सरकारी योजनाओं का लाभ ढंग से लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। और कई ऐसे अस्पताल हैं, ये एक दो अस्पताल छोड़िए, कई ऐसे अस्पताल हैं सर जहां से इस तरह की शिकायतें आती हैं कि शुल्क लिया जाता है, मुफ्त में इलाज नहीं होता उनका। पल्लवी जी मेरे को सुन लीजिए, आप एक भी बहुत देर से आप ही को सुन रहे हैं आयुष्मान, सुन लीजिए। अरे मेरा इतने समय बाद तो आया हूं मैं, कभी अभी मैंने 1 मिनट भी नहीं बोला। दूसरा पल्लवी जी मैं बता दूं, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको अगर उसके पास आयुष्मान कार्ड हो उसको इलाज ना मिल रहा हो। और दूसरा मैं भी पर्वतीय क्षेत्र का ही नागरिक हूँ, मैं भी पहाड़ से रहने वाला है, तो पहाड़ की पहले क्या स्थिति और अब की क्या स्थिति वो मैं अच्छे तरह से जानता हूँ। जिस प्रकार से हमने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज दिया, श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज दिया है, आप देख लीजिए आज की क्या वहां पर क्या स्वास्थ्य लाभ नहीं ले रहे हैं। और आने वाले समय में आप भास्कर जी की बात को सिरे से नकार रहे हैं। आप मुझे एक बार कह दीजिए कि भास्कर जी जो बात बोल रहे हैं वो झूठ है, एक बार इतना सा बोल दीजिए कि सिरे से नकारता हूं मैं। बात सुनो, ये बात कांग्रेस पार्टी की प्रवृत्ति रही है कि किस प्रकार से जब अटल आयुष्मान लाया गया था और भारत को आज के अस्पताल के बारे में मैं पूछ रही हूँ सर। नहीं, आप मुझे गोलमोल जवाब मत दीजिए, मुझे गोलमोल जवाब बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मैं ये पूछ रही हूँ कि जिस कालिंदी अस्पताल के बारे में बात कर रहे हैं चुग साहब, जिस अस्पताल के बारे में बात कर रहे हैं चुग साहब, क्या आप उस खबर को सिरे से नकारते हैं, हाँ या ना? फिर आप अपनी बात रखते रहिएगा। अभी तक हमारे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं है। जब हमारे कोई संज्ञान में आएगी, सरकार ने पहले भी कदम उठाए और आगे भी कदम उठाएगी। पल्लवी जी आप उस पर निश्चिंत रहिए, हमारी सरकार संवेदनशील है और प्रत्येक नागरिक के लिए उत्तरदायी है और आने वाले समय में इससे भी अच्छी चिकित्सा व्यवस्था आपको मिलेगी। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताइए, चाहे अच्छा दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, अभी बजट सत्र होने वाला है, क्या ये गारंटी देते हैं कि इनके 19 विधायक अभी इस बजट सत्र में रहेंगे? पहले बजट सत्र जब पहला सत्र हुआ था तो वहां पर ये 19 विधायक इनके दिखे नहीं। महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखंड को दिशा दी कि सरकार को किस ओर बढ़ना चाहिए, ऊर्जा के क्षेत्र में कैसे बढ़ना चाहिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे बढ़ना चाहिए, और 4 धाम यात्रा आ रही है वहां पर कैसे बढ़ना चाहिए।
और आने वाले समय से किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, यहाँ के युवाओं को रोजगार किस प्रकार मिलना चाहिए। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, अभी हमारा जो माननीय मंत्री है स्वास्थ्य विभाग से, उन्होंने पूरा शेड्यूल निकाला है कब कब किसकी भर्तियां होनी है। दूसरा आप देख रहे होंगे अभी प्रत्येक जिले में पुलिस की भर्ती लगातार चल रही है, ऐसे तमाम दूसरे विभागों में भी चल रही है। दूसरा, महामहिम राज्यपाल ने कहा था कि उत्तराखंड का जो गौरव है उस प्रकार को उससे किस प्रकार से निरंतर बनाए रखना है और आने वाले समय में किस प्रकार उत्तराखंड नंबर 1 उत्तराखंड बन सकता है। उस अभिभाषण में भी ये महामहिम राज्यपाल के उपस्थित नहीं रहे। आने वाले समय में भी क्या ये गारंटी देते हैं कि जो अभी सत्र चलने वाला है, महत्वपूर्ण बजट सत्र चलने वाला है, विपक्ष का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, वो अगर कुछ बजट में कोई कमी रह जाए या कोई उनके पास कुछ सुझाव है, क्या वो वहां पर आएंगे? आप इनसे ये पूछिए कि किस प्रकार से पहले सत्र में भागीदारी नहीं बने, क्या इस सत्र में भागीदारी बन पाएंगे ये? तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार उत्तराखंड को सशक्त, समृद्ध और कुशल उत्तराखंड बनाने की ओर अग्रसर है। और आने वाले समय में जिस प्रकार से उत्तराखंड को, जो एक समय पे जब मुख्यमंत्री आवास से जब ऑडियो और वीडियो लीक होते थे भ्रष्टाचार के, वो उत्तराखंड पहली बार शर्मसार हुआ था, जिसका गौरव हिमालय की महान लेटर लीक हो रहे थे सर, उसको उस समय शर्मसार। मगर आप एक बता आपके यहाँ से तो लेटर लीक हो रहे थे सर, हमारे यहाँ से तो लेटर लीक हुआ था ना सर, माफियाओं के लिए किसे छुड़ाया किसे पकड़ा, आपके यहाँ से तो लेटर लीक हुआ। पल्लवी जी, मैं आपको फिर स्पष्ट करना चाहता हूँ, हमारे यहाँ एक पैसे का भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ। अगर कोई भी भ्रष्टाचार 7 पर्वतीय राज्यों में जीरो टॉलरेंस में तीसरे नंबर पर खिसक कर आ गए आप मुझे ना बताएं। 7 पर्वतीय राज्य हैं देश में, तीसरे नंबर पर आप आते हैं जीरो टॉलरेंस के मामले में। तो आपका भ्रष्टाचार और आप भ्रष्टाचार पर आपका प्रहार आप जाने और आपकी सरकार जाने, लेकिन ये नीति आयोग की रिपोर्ट है जो ना मैं तैयार करती हूँ ना विपक्ष तैयार करता है। मैं बताऊंगा सरकार के, आप बता दीजिए कहाँ भ्रष्टाचार हुआ है सरकार के माध्यम से। पूछिए नीति आयोग की रिपोर्ट जो तैयार करते हैं उनसे पूछिए, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? नीति आयोग की जो रिपोर्ट तैयार होती है कौन तैयार करता है? पूछिए उनसे जाकर कि किस हिसाब से आपने रिपोर्ट में हमें तीसरे नंबर पर खिसका दिया। नीति आयोग में बता दीजिए किसका नाम है, किसका नाम है बता दीजिए, किस विधायक का नाम है, किस मंत्री का नाम है, किस हमारे मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए। एक नाम नीति आयोग, आप नीति आयोग का नाम ले लो। कैसे बेसरकार की बात कर रहे हैं सर? उत्तराखंड के बारे में बात होगी तो सरकार की बात होगी ना, क्या बात कर रहे हैं? किसी एक विधायक के बारे में बात होगी क्या? किसकी सरकार में कौन सा भ्रष्टाचार चल रहा है? ये तो पूरे सरकार से सवाल होता है कि एक बंदे से सवाल होकर आप खत्म कर देंगे, या नीति आयोग की रिपोर्ट में स्पेसिफिक नाम लिखा जाएगा पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार किया? भास्कर जी, पल्लवी जी पहले स्पष्ट हो लीजिए, आप स्पष्ट होइए कि रिपोर्ट किस हिसाब से तैयार होती है, मुझे स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है। और रिपोर्ट में स्पेसिफिक किसी का नाम नहीं जाता है सर, राज्य का नाम जाता है, जगह का नाम जाता है। भास्कर जी, समय की कमी, एक रिएक्शन दोनों मेहमानों से लेना। हो गया सत्यवीर जी, भास्कर चुप जी। अरे व्यक्ति का नाम भी आता है पल्लवी जी, स्पष्ट समझ। हाँ ठीक है, अगली बार धामी जी का नाम लिखवा देंगे। चलिए बोलिए भास्कर साहब। एक कोई खनन का वाहन पकड़ा गया था, आपको शायद याद होगा पिछले कार्यकाल में, और एक किसी बहुत बड़ी शख्सियत के पीए साहब ने कहा था कि इसको छोड़ दिया जाए। इस तरीके की बात आप अगर और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप अखबारों में जाइए, गूगल पर जाइए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत कुछ क्लियर है। और नीति आयोग आप ही की सरकार सेंटर में है, आप ही का नीति आयोग है, और नीति आयोग ने उत्तराखंड को जीरो टॉलरेंस में तीसरा नंबर इस बार दिया है। तीसरा नंबर देने का अर्थ यह है कि आपके प्रदेश में भ्रष्टाचार है तो उसका जिम्मेदार प्रदेश का मुखिया होता है, प्रदेश के कर्णधार होते हैं। अगली बात, आप जो आपने सबसे महत्वपूर्ण बात कही, मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और आपसे निवेदन भी करना चाहूंगा। एक अस्पताल का मैंने सवाल उठाया, आपने कहा कि आपके संज्ञान में नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि विकासनगर संस्करण सारे अखबारों का आप देख लीजिएगा, उस स्पष्ट अस्पताल का नाम स्पष्ट रूप से उसमें है, जहां अटल आयुष्मान योजना के का जो है काम करने से मना किया गया, इलाज करने से, तो आप उसको चेक करवाइए। पहले भी उस अस्पताल का नाम बहुत सारी इन चीजों में आया है। चलिए मैं उम्मीद करती हूँ सत्यवीर जी इस खबर का संज्ञान जरूर लेंगे। मैं माफी चाहूंगी भास्कर जी, अभी समय की कमी है इसलिए मुझे बीच में आपको रोकना पड़ेगा। ठीक है सर, समय खत्म हो चुका है, चर्चा का समय खत्म हो चुका है सर, माफी चाहूंगी। आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया, चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना समय हमें दिया। इसी के साथ उत्तराखंड का महासंग्राम में भी इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।